Hello everyone. In this video, we are going to discuss about plasma membrane. So without any further delay, let's get started. But before starting the video, please do like, subscribe and share the video with others too. तो सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन और उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं. सपोज दिस इज अ सेल. तो इस सेल की जो आउटर कवरिंग है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. राइट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग और बाउंड्री ऑफ अ सेल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं एंड इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिट मेम्ब्रेन. राइट? तो किसी भी सेल की आउटर कवरिंग या उसकी आउटर बाउंड्री को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. अब ये जो है ये सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट है जिसके अंदर हमें प्रोटोप्लाज्म मिलता है. और प्रोटोप्लाज्म जो है दैट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म. Cytoplasm is the fluid or matrix that is present inside the cell except nucleus, and nucleoplasm is the fluid or matrix that is present inside the nucleus. और ये जो है ये सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है. राइट? सो इट इज थिन, इलास्टिक, ट्रांसपेरेंट आउटर कवरिंग प्रेजेंट इन एवरी लिविंग सेल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सारे लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होगी, चाहे वो सेल प्रोकैरियोटिक है या फिर वो सेल जो है वो यूकैरियोटिक है. राइट? और अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है इन ईच सेल. ऑलमोस्ट सिमिलर होता है एवरी सेल में. प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे बैक्टीरिया की है, चाहे वो प्रोटिस्टा की है, चाहे वो फंजाई की है, चाहे वो प्लांट्स की है, चाहे वो एनिमल्स की है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है इन एवरी लिविंग सेल. राइट? इट सेपरेट्स द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. राइट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल एंड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है. अब सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है इसे हम एक बार देख लेते हैं. जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर कुछ कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं. इट इज पोरस इन नेचर. वो मॉलिक्यूल्स या वो सब्सटेंसेस जो कि इन पोर साइज से छोटे होंगे या फिर इनका पोर साइज जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होएगा, सिर्फ वो मॉलिक्यूल्स ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर सकते हैं. सपोज ये कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं ये हैं प्रेजेंट हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स में से सपोज कर लो कि ये 3 मॉलिक्यूल्स ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पोर से पास कर सकेंगे. क्यों? क्योंकि इन वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका साइज या तो इस पोर से छोटा है या फिर ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो ही ये पास कर सकते हैं. और ये वाला मॉलिक्यूल जो है इस मॉलिक्यूल का साइज इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पोर साइज से बड़ा है, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाएगा. सो इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. एंड व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्टिवली परमिएबल? सपोज इन तीनों मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ ये वाले जो दोनों मॉलिक्यूल हैं, ये वाला और ये वाला जो मॉलिक्यूल है यही सेल को चाहिए और ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये सेल को नहीं चाहिए. तो जो ये वाला मॉलिक्यूल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस मॉलिक्यूल को अपने अंदर से पास नहीं होने देगी. सिर्फ ये दोनों मॉलिक्यूल जिनका साइज इस पोर से छोटा है या सिमिलर है और जो सेल में रिक्वायर्ड है सिर्फ वही मॉलिक्यूल पास हो सकेंगे. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो काइंड ऑफ चूजी मेम्ब्रेन है, वो सभी मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास नहीं होने देती. सो इट इज सेमी परमिएबल एंड इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो इट कैन ओनली बी सीन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. एंड इवन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो पता लगा था. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो हमें पहले से भी पता था, लेकिन एक वेल डिफाइंड जो स्ट्रक्चर था वो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही पता लगा था. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है, उससे हमें एक बहुत अच्छी इमेज जो है वो शो होती है. और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो हमें सबसे ज्यादा सही आरबीसीज के अंदर मिलता है. क्यों? क्योंकि आरबीसी के अंदर कोई भी ऑर्गेनेली या फिर उसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता.
अगर हम आरबीसी का फंक्शन देखें तो उसका फंक्शन जो है वो ट्रांसपोर्ट का है। ये गैसेस का ट्रांसपोर्ट कराती है इनटू द ब्लड। तो इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनेली और न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, राइट। और अगर हम कोई ऐसा सेल लें जिसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट है, तो जो ये ऑर्गेनेलीज होती है इनकी खुद की भी बाउंड्री होती है, इनकी खुद की भी कुछ कवरिंग्स होती हैं। तो अगर ऐसे सेल को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें ऑर्गेनेलीज की बाउंड्री जो है वो भी शो होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इन ऑर्गेनेलीज की बाउंड्री के बीच में हम लोगों को एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसीलिए हम आरबीसी को चूज करते हैं टू नो द मोस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। नाउ कम्स द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स और प्रोटीन से मिलके बनी हुई होती है, और लिपिड में भी कौन सा मेनली प्रोटीन है, वो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है। जो लिपिड है उसकी एक बायलेयर प्रेजेंट होती है, और प्रोटीन्स जो है इस लिपिड बायलेयर्स में एम्बेडेड होते हैं, मतलब कि इसके बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं। Later on, it was revealed that the cell membrane also possess carbohydrates. कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। और फॉस्फोलिपिड्स में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन होता है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है लिपिड की मेम्ब्रेन को, राइट। अब हम लिपिड और प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक एक करके कि किस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लिपिड्स। तो लिपिड्स को हम एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है। तो एक बार हम लिपिड्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो लिपिड्स की अगर हम बात करें तो लिपिड्स आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। और अल्कोहल कौन सा, इट इज बेसिकली ग्लिसरॉल, राइट। दीज आर फैटी एसिड्स विद अल्कोहल। अब अगर हम फैटी एसिड देखें कि फैटी एसिड क्या होता है, फैटी का मतलब होता है इट इज हैविंग अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, राइट। अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन मीन्स लाइक दिस, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ही प्रेजेंट है। सो कितनी भी लंबी चेन हो सकती है हाइड्रोकार्बन की। और एसिड मींस इट इज हैविंग अ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो फैटी एसिड इज अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हैविंग कार्बोक्सिलिक एसिड। और अल्कोहल कौन सी है, ग्लिसरॉल। अगर अब हम लिपिड्स को देखें तो लिपिड्स जो है ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, दीज आर सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, एंड थर्ड वन इज डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स में सिर्फ और सिर्फ फैटी एसिड प्लस अल्कोहल प्रेजेंट होता है। इट इज अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हैविंग कार्बोक्सिलिक एसिड। कंपाउंड लिपिड्स में फैटी एसिड और अल्कोहल के साथ एक एक्स्ट्रा ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। फैटी एसिड और अल्कोहल के साथ एक एक्स्ट्रा ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। और डिराइव्ड लिपिड्स में क्या होता है, दीज आर हैविंग हाइड्रोकार्बन रिंग्स। इसमें हाइड्रोकार्बन रिंग्स आ जाती हैं, राइट, लाइक दिस। कैसे भी हो सकता है ये। तो इस तरीके से लिपिड्स जो है वो 3 टाइप के होते हैं, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड्स। तो जो फॉस्फोलिपिड जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं दैट इज अ कंपाउंड लिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या है, इट इज अ कंपाउंड लिपिड, क्योंकि इसमें लिपिड के साथ साथ एक फॉस्फेट ग्रुप भी एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, राइट। अब हम देखते हैं कि फैटी एसिड और अल्कोहल किस तरीके से होते हैं। तो जो अल्कोहल है वो मेनली ग्लिसरॉल होती है, और ग्लिसरॉल का अगर हम नॉमेनक्लेचर नेम देखें तो इट इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इट इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन,
राइट। प्रोपेन मतलब कि 3 कार्बन है, एन मतलब कि सिंगल बॉन्ड है, और ट्राई हाइड्रोक्सी मतलब कि 3 OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। तो ग्लिसरॉल किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है? इट इज लाइक दिस, राइट। प्रोपेन मतलब कि 3 कार्बन का स्ट्रक्चर हैविंग सिंगल बॉन्ड, और ट्राई हाइड्रोक्सी मतलब कि 3 OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। तो ये तो हो गया एल्कोहल। अब अगर हम फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड की जो चेन्स है वो या तो एक OH ग्रुप के साथ प्रेजेंट होंगी जिसे हम मोनोग्लिसराइड बोलेंगे। अगर वो 2 OH ग्रुप पे प्रेजेंट होती है तो हम उसे डाइग्लिसराइड बोलते हैं। और अगर तीनों OH ग्रुप पे तीनों OH ग्रुप पे फैटी एसिड की चेन है तो हम उसे ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, राइट, लाइक दिस। तो अगर हम इसे बनाना चाहें तो ये होगा इस तरीके से। R का मतलब है कि कितनी भी लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन हो सकती है, प्लस COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होएगा। और अगर हम इन दोनों को रिएक्शन कराएं तो यहां से OH और यहां से H जो है वो निकल जाएगा, वाटर जो है वो निकल जाएगा। तो इस तरीके का जो कंपाउंड है वो हमारा बनेगा, राइट। ये हमारा कंपाउंड जो है वो बन गया, OH, यहाँ पे CH2OH। सो दिस इज मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, राइट। तो ये जो है ये मोनोग्लिसराइड है क्योंकि यहाँ पे एक ही OH पे एक OH ग्रुप पर एक हाइड्रोकार्बन की चेन जो है वो प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे भी इस OH ग्रुप पे भी एक और प्रेजेंट हो तो यहां से जो है ये H जो है ये निकल जाएगा COH के OH के साथ, राइट। तो यहाँ पे भी एक और अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ पे भी बना सकते हैं। R2 हो गया, कितनी भी लंबी चेन हो सकती है। तो ये जो हो गया ये डाइग्लिसराइड हो जाएगा, और ऐसे ही सिमिलरली जो है वो ट्राइग्लिसराइड होता है, राइट। सिमिलरली ट्राइग्लिसराइड जो है वो होता है। तो ऐसे 3 तरीके के हम बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कितने हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट है कितने OH ग्रुप के ऊपर, राइट। तो ये मोनोग्लिसराइड है। यहाँ पे सिमिलरली हम एक बार डाइग्लिसराइड बना के देख लेते हैं। इस तरीके से होगा, यहाँ पे CHO, C डबल बॉन्ड O एंड R2, एंड यहाँ पे तो नॉर्मल CH2OH ही प्रेजेंट है। तो ये क्या हुआ, डाइग्लिसराइड। सिमिलरली अगर हम ट्राइग्लिसराइड बनाना चाहें तो वो किस तरीके से होएगा, यहाँ पे R2 हो गया, ये R1 था, राइट। और अगर हम थर्ड कार्बन पे भी बना दें तो वो हो जाएगा इस तरीके से। तो ये क्या हुआ, ट्राइग्लिसराइड, राइट। तो ये था अबाउट द लिपिड्स। लिपिड्स जो है अबाउट द सिंपल लिपिड्स की यहाँ पे ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के ऊपर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स जो है वो अटैच हो जाती हैं, उसे हम बोलते हैं सिंपल लिपिड्स। अब हम एक बार कंपाउंड लिपिड्स की बात कर लेते हैं। तो कंपाउंड लिपिड्स हमने बोला किसके लिपिड्स को, जिसमें फैटी एसिड की चेन के साथ साथ एल्कोहल प्रेजेंट होएगा, और एल्कोहल के साथ साथ कोई भी एक एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, राइट। तो जो हमारा फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड जो हमारा है वो एक टाइप का कंपाउंड लिपिड है, और इस फॉस्फोलिपिड को हम मेम्ब्रेन लिपिड भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इट इज अ टाइप ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड एज इट इज प्रेजेंट इन फॉस्फोलिपिड बाय लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, राइट। तो अगर हम फॉस्फोलिपिड को देखें तो जो फॉस्फोलिपिड है उसमें फैटी एसिड, अल्कोहल और एडिशनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट होएगा, वो होएगा फॉस्फेट। फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होएगा। तो किस तरीके का स्ट्रक्चर हमारा जो है वो बनेगा फॉस्फोलिपिड का, यहाँ पे हमारा और यहाँ पे जो है
लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन की जगह फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है थर्ड OH के ऊपर। तो फर्स्ट और सेकंड OH ग्रुप है दैट आर अटैच्ड विद द फैटी एसिड चेन, while if we see the third OH group it is attached with the phosphate group। तो ये क्या हो गया, एक टाइप का फॉस्फोलिपिड हो गया, राइट। फॉस्फोलिपिड जो है ये हो गया फॉस्फोलिपिड। अब अगर फॉस्फेट के साथ यहाँ पे कोलिन ग्रुप प्रेजेंट है, कोलिन इज अ टाइप ऑफ एल्कोहल, इट इज अ टाइप ऑफ एल्कोहल। अगर फॉस्फेट के साथ यहाँ पे कोलिन ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे लेसिथिन। और लेसिथिन क्या है, लेसिथिन ही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये लेसिथिन का स्ट्रक्चर है और ये ही प्रेजेंट होता है हमारी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर, राइट। अब हमने देखा कि जो हमारी लिपिड बाइलेयर थी उसमें लिपिड जो था वो 2 लेयर में प्रेजेंट था। उसमें जो था एक पोलर हेड होता है, पोलर हेड होता है और एक नॉन पोलर टेल होती है, नॉन पोलर टेल होती है। तो फॉस्फोलिपिड का फॉस्फेट वाला जो पार्ट है ये बनाता है पोलर हेड। पोलर हेड क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट प्रेजेंट है और फॉस्फेट क्या है, चार्ज्ड मॉलिक्यूल है तो वो पोलैरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये वाला पार्ट जो है ये बनाता है पोलर हेड और जो ये दूसरा पार्ट है ये बनाता है नॉन पोलर टेल, राइट। ये बनाता है नॉन पोलर टेल। तो एक पोलर हेड और एक नॉन पोलर टेल जो है वो प्रेजेंट होती है। अब किस तरीके से अरेंज होता है, सपोज दिस इज द सेल, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल, राइट। ये सेल का जो है ये आउटर स्ट्रक्चर है, आउटसाइड है, और सेल के ये जो है ये इनसाइड है। सेल के इनसाइड हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है साइटोप्लाज्म। और अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो उसके अंदर 90% जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है। तो अगर हम देखें जो पोलर हेड है वो तो एक्वस एनवायरनमेंट को फेस करेगा दोनों ही तरफ। तो लाइक दिस इज प्रेजेंट, पोलर हेड जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है। लिपिड की बाइलेयर होती है तो हमें 2 लेयर्स बनानी पड़ेंगी ना, ये 2 लेयर्स हैं। तो जो इसका पोलर हेड है वो तो हमेशा एक्वस एनवायरनमेंट को फेस करेगा। अगर वो सेल के बाहर प्रेजेंट है तो उसके अंदर ब्लड और एक्स्ट्रा फ्लूइड है तो वो बाहर की तरफ फेस करेगा, और सेल के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है जिसमें 90% जो है वो वाटर होता है। तो जो पोलर हेड है वो तो एक्वस एनवायरनमेंट को फेस करता है, और जो नॉन पोलर टेल होती है वो आपस में एक दूसरे को फेस करती है और ये एक्वस एनवायरनमेंट से जो है वो बची हुई होती है, ठीक है, राइट। तो इस तरीके की जो है वो लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर, राइट। तो अब हम एक बार पढ़ लेते हैं अबाउट द लिपिड। लिपिड जो है ये एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है कि इसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों ही जो है वो प्रेजेंट है, नॉन पोलर एंड पोलर जो है वो प्रेजेंट है। तो लिपिड इज अ एम्फीपैथिक इन नेचर एंड दीज आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एंड। एक एंड जो होता है वो पोलर हाइड्रोफिलिक एंड होता है, क्यों, क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि उसको पोलैरिटी प्रोवाइड करता है। सो दिस रीजन इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर लविंग। फिलिक का मतलब क्या होता है, लविंग, एंड हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। सो ये इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर लविंग हेड विच फेसेस टूवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन टू इंटरैक्ट विद द एक्वस एनवायरनमेंट ऑन बोथ द साइड्स। बोथ कौन कौन सी, एक तो सेल के बाहर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसके अंदर। दूसरा होता है नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक टेल। फोबिक का मतलब होता है हेटिंग और हाइड्रो का मतलब हो गया वाटर। सो जो ये वाली जो रीजन होता है दिस इज वाटर रिपेलिंग, इसे हम नॉन पोलर टेल भी बोलते हैं। एंड बोथ द एंड ऑफ विच फेसेस ईच अदर, दोनों एक दूसरे को आपस में फेस करती हैं, फेसेस ईच अदर that occur towards the center of the cell membrane. This ensure that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. Aqueous environment से जो है ये protected होती है। और saturated का मतलब है it contains only single
बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होएगा हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन्स के बीच में, राइट। तो एक सिंगल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होएगा। तो दिस वाज अबाउट द लिपिड दैट इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले हमने देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर लिपिड्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम प्रोटीन्स के बारे में देख लेते हैं। तो प्रोटीन्स जो है वो दो टाइप के बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। क्या डिफरेंस है दोनों में? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जो होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर ही प्रेजेंट होते हैं, और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के बीच में एम्बेडेड होते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन का क्या मतलब है? अगर हम किसी सेल को किसी मीडियम में डालेंगे और जिसकी हम पीएच जो है वो चेंज करेंगे, पीएच जो है अगर हम चेंज करेंगे, मतलब कि अगर हम उसमें लो या हाई आयनिक स्ट्रेंथ जो है उस सॉल्यूशन की होएगी, लो या हाई आयनिक स्ट्रेंथ अगर उस सॉल्यूशन की होएगी, तो वो प्रोटीन्स जो जल्दी से एक्सट्रैक्ट आउट हो जाए उन्हें हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे, और वो प्रोटीन जो जल्दी से एक्सट्रैक्ट आउट नहीं हुए उन्हें हम इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन द ease of extraction, membrane protein can be classified as integral proteins. Integral proteins का मतलब क्या है? Intrinsic proteins and peripheral proteins. So they have strong association and bound firmly to the membrane. इनकी strong association होती है membrane के साथ। These proteins are buried partially or totally in the phospholipid bilayer. ये या तो पार्शली एम्बेडेड होते हैं या फिर ये पूरी तरीके से फॉस्फोलिपिड बायलेयर में एम्बेडेड होते हैं। अगर ये पूरी तरीके से फॉस्फोलिपिड बायलेयर में एम्बेडेड है तो हम इन्हें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन को जो है वो आर पर पास कर लेते हैं। सो दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। और जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं इन्हें हम एक्सटेंसिक प्रोटीन्स भी बोलते हैं। इनकी जो है वीक एसोसिएशन होती है और ये लिपिड बायलेयर के सरफेस के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। जब भी हम पीएच चेंज करते हैं किसी भी सेल की, तो ये वाले प्रोटीन्स जो होते हैं ये जल्दी से एक्सट्रैक्ट आउट हो जाते हैं, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन जो कि अच्छे से एम्बेडेड हैं फॉस्फोलिपिड बायलेयर के अंदर, वो जल्दी से एक्सट्रैक्ट आउट नहीं होते हैं। अब अगर हम देखें पेरिफेरल जो प्रोटीन्स है ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होंगे। हाइड्रोफिलिक होंगे नेचर में। क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। अगर ये कोई भी चीज मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है तो उसको सेल के बाहर का एक्वस एनवायरनमेंट जो है वो फेस करना पड़ेगा। तो जब ये हाइड्रोफिलिक होंगे तभी तो, मतलब ये जो है ये बाहर के एनवायरनमेंट को फेस कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोफिलिक ही तो हुए, क्योंकि सेल के बाहर तो मोस्टली वाटर ही प्रेजेंट है। और जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं ये हाइड्रोफिलिक भी हो सकते हैं और ये हाइड्रोफोबिक भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाले जो प्रोटीन्स हैं ये लिपिड की जो पूरी मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करते हैं, तो बीच में नॉन पोलर टेल भी तो आती है, तो नॉन पोलर टेल जो है वो तो वाटर हेटिंग होती है। सो ये हाइड्रोफोबिक भी हो सकते हैं उस तरीके से। अब अगर हम देखें कि जो लिपिड और प्रोटीन्स हैं ये वेरी करते हैं सेल टाइप्स के ऊपर। डिफरेंट सेल टाइप्स में इनका जो रेशियो है वो वेरी करता है, और इनका रेशियो सेल की टाइप के साथ साथ स्पीशीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हम ह्यूमन आरबीसी की बात करें तो इसके अंदर 52% जो है वो प्रोटीन होता है और 40% जो है वो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट टू लर्न। सो दिस इज अबाउट द प्रोटीन्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स दिए गए, लेकिन जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल था ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये स्ट्रक्चर जो है दिस वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972 एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टू लर्न।
तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। ये मॉडल क्या कहता है? ये मॉडल ये कहता है जो क्वासी फ्लूइड नेचर है लिपिड का, इसका मतलब क्वासी का मतलब क्या होता है? सेमी। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ना तो पूरे तरीके से सॉलिड है ना ही वो पूरे तरीके से लिक्विड है। तो जो लिपिड है, लिपिड का क्वासी फ्लूइड नेचर है जिसकी वजह से जो प्रोटीन्स हैं वो लेटरली मूव कर पाते हैं विद इन द ओवरऑल बायलेयर। सपोज दिस इज द लिपिड मेम्ब्रेन, लिपिड लेयर, और इसके बीच में हमने देखा है कि कुछ कुछ प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो जो क्वासी फ्लूइड नेचर है ना इस लिपिड लेयर का, उसकी वजह से जो प्रोटीन्स हैं वो लेटरली मूव कर सकते हैं। लेटरल का मतलब क्या होता है? या तो वो इस साइड मूव करेंगे या फिर वो इस साइड मूव करेंगे। तो लिपिड के क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से जो प्रोटीन्स हैं वो लेटरली मूव कर पाते हैं विद इन द ओवरऑल बायलेयर, बायलेयर के बीच में ही, राइट। एंड द एबिलिटी ऑफ प्रोटीन टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इंडिकेट्स द फ्लूइडिटी। और फ्लूइडिटी क्या है कि ये जो प्रोटीन्स हैं ये ओवरऑल मूव कर पा रहे हैं विद इन द ओवरऑल बायलेयर, इसी को ही हमने फ्लूइडिटी बोला है, राइट। तो फ्लूइड जो नेचर है मेम्ब्रेन का वो किस किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? वो सेल की ग्रोथ कराता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे तरीके से सॉलिड होती तो सेल जो है वो तो अपनी ग्रोथ कर ही नहीं पाता, वो अपने मटेरियल को ग्रो कर ही नहीं पाता। तो सेल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शन, इंटरसेल्यूलर जंक्शन का क्या मतलब होता है? दो सेल्स के बीच में जो जंक्शन प्रोवाइड होता है उसे हम इंटरसेल्यूलर जंक्शन बोलेंगे। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि किसी भी सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंस को लेना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, अब इस मॉलिक्यूल को अपने अंदर सेल के अंदर लेना है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? वो मोल्ड हो जाती है इस तरीके से और इस चीज को वो अपने अंदर ले लेती है, तो मोल्ड कर सकती है। तो एंडोसाइटोसिस के लिए भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इंपॉर्टेंट है। सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि सेल डिवाइड जब होता है तो सेल की ग्रोथ होती है। सेल जब तभी ग्रो कर पाएगा जब जो मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड होएगी नेचर में। और हार्मोन रिसेप्शन, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड में होते हैं और वो अलग अलग सेल्स पे आके जो है वो रिएक्ट करते हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर सेल्स हार्मोन्स के जो है रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। हार्मोन जो है उसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो हार्मोन के रिसेप्शन के लिए भी फ्लूइड नेचर जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो दिस वाज अबाउट द फ्लूइड मोजाइक मॉडल व्हिच वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972, राइट। अब हम देखेंगे अबाउट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। हमने अभी भी बात करी थी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो कुछ ही चीजों को अपने अंदर आने देती है या अपने सेल के बाहर जाने देती है। इट इज द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन? वो दो तरीके से होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन दोनों का क्या मतलब है? पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है इसमें हमें एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, तो इसमें कोई भी एटीपी यूज जो है वो नहीं होती, नो यूज ऑफ एटीपी। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर हमें एटीपी चाहिए होती है। सो एटीपी इज रिक्वायर्ड इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ए फॉर एटीपी एंड ए फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो तीन टाइप का होता है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। तो अब हम आगे चल के इन तीनों को एक एक करके देख लेते हैं, राइट। सबसे पहले तो हम पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है दिस इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, इसमें कोई भी हमें एनर्जी नहीं चाहिए होती। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, और एनर्जी में हमें क्या चाहिए होता है? एटीपी, राइट। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और एटीपी कहां पे प्रोड्यूस होता है? अगर हम सेल में देखें तो वो प्रोड्यूस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द
सेल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एटीपी का जो है वो जनरेशन होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का अगर हम एग्जांपल लें तो उसका एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, सपोज दिस इज द सेल और यहाँ पे मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ कुछ पंप्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, ये सेल के अंदर से 3 सोडियम आयंस को बाहर भेज देता है और 2 सोडियम आयंस को अंदर लेकर आता है। तो जो पोटेशियम है ये मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्युलर आयन है, मोस्ट अबंडेंट इंटर सेल्युलर कंपोनेंट है, राइट। और पोटेशियम क्या है, ये मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपोनेंट है। तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, ये 3 सोडियम को सेल से बाहर फेंक देता है और 2 पोटेशियम को अपने अंदर ले आता है। तो इसमें जो है ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, राइट। अब हम देख लेते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स को। तो सबसे पहला टाइप जो है वो डिफ्यूजन होता है। ये एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, खुद से ही हो जाती है, नो एटीपी इज रिक्वायर्ड, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस हैं वो फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस है जहां पे उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो वहां पे जाएंगे जहां पे उनकी कंसंट्रेशन नहीं है। सो द मॉलिक्यूल्स एंड सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम द region of their higher concentration to the region of their lower concentration, जिसका एग्जाम्पल क्या है, exchange of respiratory gases। जब भी हम इनहेल करते हैं तो जो हमारे एनवायरमेंट में जो है ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है और हमारे लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो कम होता है। तो हमने बोला कि डिफ्यूजन क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना। तो ऑक्सीजन कैसे होती है, वो एनवायरमेंट से लंग्स में जाती है। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट पे उसका जो प्रेशर है वो ज्यादा है और लंग्स के अंदर जो उसका प्रेशर है वो कम है। सिमिलरली जो CO2 होती है वो लंग्स के अंदर ज्यादा होती है, लंग्स के अंदर CO2 ज्यादा होती है और एनवायरमेंट में जो CO2 है वो कम है। तो CO2 जो है वो लंग्स से एनवायरमेंट में जाती है ड्यूरिंग एक्सेलिंग। जब भी हम एक्सेल करते हैं तो हमारे लंग्स में CO2 का प्रेशर जो है वो ज्यादा है और एनवायरमेंट में कम है, तो ज्यादा से कम वाली जगह पे जाएगी तो लंग्स से एनवायरमेंट की तरफ जाती है। तो जो डिफ्यूजन है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाता है, इसमें कोई एनर्जी हमें नहीं लगानी होती। और ऑस्मोसिस किसे बोलते हैं हम, ऑस्मोसिस हम बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को, राइट। ये तो था नॉर्मल डिफ्यूजन, लेकिन अगर वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है थ्रू द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। मतलब कि जहां पे पानी की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है वहां से पानी उस तरफ जाएगा जहां पे उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम है। सो दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस, राइट। तीसरा जो टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो है फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें एनर्जी तो नहीं चाहिए होती। क्यों? क्योंकि ये एक टाइप का पैसिव ट्रांसपोर्ट है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी ना किसी आयन चैनल्स के थ्रू मूव करते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वो अपने आप स्पॉन्टेनियस मूवमेंट नहीं होता उनका, मॉलिक्यूल्स का, उनको कोई ना कोई चैनल चाहिए होता है जिसके थ्रू वो जो है मूव करते हैं। और चैनल बेसिकली क्या होते हैं, चैनल्स जो है वो प्रोटीन ही होते हैं, प्रोटीन्स जो है वो चैनल्स ही होते हैं, राइट। सो दीज 3 आर द टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, राइट। सो अब हम एक बार कुछ एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो फर्स्ट एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें से कौन सा जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें मिलता है। हमने देखा था कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमें मिल रहा था, ग्लाइकोलिपिड मिल रहे थे। ग्लाइकोलिपिड का क्या मतलब है, कार्बोहाइड्रेट
जो कि लिपिड के ऊपर अटैच हो जाए। तो हमने देखा था जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी प्रेजेंट था। प्रोलीन, प्रोलीन क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, राइट? और फॉस्फोलिपिड्स। तो प्रोलीन तो ऑब्वियसली बात है प्रेजेंट नहीं होएगा क्योंकि प्रोटीन प्रेजेंट होता है, लेकिन अमाइनो एसिड कोई सिंगल प्रेजेंट नहीं होता, तो प्रोटीन तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा आता है कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड्स और फॉस्फोलिपिड्स। अब ये तीनों ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो मोस्ट अबंडेंट है वो तो फॉस्फोलिपिड ही है ना। सो द आंसर विल बी फॉस्फोलिपिड, राइट? सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मिलते ये दोनों भी है लेकिन बहुत ही कम रेशियो में। मोस्ट अबंडेंट जो है वो फॉस्फोलिपिड है, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सेकेंड एमसीक्यू इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव phospholipid, extrinsic and intrinsic protein, no protein, glycolipids and phospholipids, glycoproteins and lipoproteins and none of the above। ऑब्वियसली बात है फॉस्फोलिपिड तो प्रेजेंट है ही है और साथ में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और प्रोटीन्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। सो द ए ऑप्शन इज करेक्ट, राइट? नाउ द थर्ड एमसीक्यू। थर्ड एमसीक्यू इज सेल मेम्ब्रेन। In cell membrane, peripheral proteins are, they lie on the surface of membrane, lie in the matrix of membrane, buried in the membrane and none of the above। So, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं extrinsic proteins, जो कि कहां पे प्रेजेंट होते हैं? They lie on the surface of the membrane। So, A option is correct। A option is correct। और अगर हमसे यहाँ पे पूछा गया होता कि इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो है वो कहाँ पे लाए करते हैं, सो दे आर बरीड इन द मेम्ब्रेन, राइट? अगर आंसर पूछा होता इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के बारे में तो दे बरीड इन द मेम्ब्रेन, राइट? अब आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फोर्थ एमसीक्यू, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स ऑलवेज फेस आउटवर्ड्स टूवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, directed to the all side in the membrane randomly, always faces to the lumen of the cells, or always faces inward to the non-polar portion of membrane। So जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमेशा सेल के आउटर सरफेस को ही फेस करते हैं, राइट? सो द ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। वो सेल के आउटर सरफेस पे ही प्रेजेंट होते हैं। So they always face outwards towards the extracellular surface. They faces environment of the cell, outside environment of the cell, right? So these are some MCQs about the plasma membrane.